चलो सेकंड चैप्टर पढ़ लिया था कल, आज थर्ड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर। क्या नाम है देखना? 18वीं सदी में महत्वपूर्ण नवीन राज्य। कौन सी शताब्दी लिखी हुई है? 18वीं शताब्दी का मतलब कितने के बाद की बात कर रहे हैं? किसकी डेथ हो गई थी? औरंगजेब ने 21 और कहीं कहीं 22 क्या बना रखे थे? प्रांत। आज का संपूर्ण भारत प्लस आज का पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान प्लस नेपाल, भूटान और बर्मा और श्रीलंका तक इसका डंका बजता था औरंगजेब का। तो जब ये मरा तो यहाँ दो तरह की लड़ाइयाँ हुई। एक लड़ाई कि भाई हम यहाँ के उत्तराधिकारी हैं या इसी के बेटे कि मैं इन सबका मुखिया, और एक था लोकल, लोगों को लगा कि भैया ये राजा तो मर गया, अब इसकी कमजोरी 50 साल बाद सामने आई। एक युद्ध हुआ था, आप सब जानते हैं, 1739 का, और एक 1757 का और एक 1764 का। ये नादिर शाह है ना, दिल्ली लूटा, ये प्लासी और ये बक्सर। इन युद्धों के दौर में एक बात तो क्लियर हुई कि इसकी प्रॉपर्टी को बचा के रखने वाला इसका कोई काबिल लड़का नहीं। कल हमने पढ़ा था लंपट मूर्ख, शाहे बेखबर, मोहम्मद शाह रंगीला, एक अपनी पेंशन बढ़वा रहा है, तो सोचो कैसे राजा। अब ये सब धीरे धीरे अलग होने की कोशिश करेंगे और उसी से जुड़ा अगला चैप्टर है। कल जहां खत्म किया ना उससे अगला है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं कि कौन कौन अलग होने की कोशिश करेंगे, तो इनमें सबसे ताकतवर एक इलाका है जिसको आप कहते हैं बंगाल, बहुत अमीर है। एक इलाका है जिसको आप कहते हैं मैसूर, एक इलाका है जिसको आप कहते हैं मराठे, मराठा राज्य, और जो इनके नौकरों की तरह बीआईसी के नौकरों की तरह काम करने लग जाएंगे वो है निजाम। ये सब कोशिश करेंगे और इसी कोशिश में राजपूत, जो आपके राजस्थान साइड के हैं ना राजपूत, ये भी काम करेंगे। और अगर हरियाणा पंजाब की बात करूं तो जाट कम्युनिटी, क्योंकि सूरजमल यही टाइम था, जाट राजा सूरजमल नहीं ना 18वीं शताब्दी के, ये सब कोशिश करेंगे हम इंडिपेंडेंट बन जाएं और हमारी एक प्रॉपर्टी हो जिसके हम ही मालिक हो, फिर हमारा बेटा राज करे। तो सबसे पहले सीरीज में बात करते हैं बंगाल की। आप सब जानते हैं बंगाल बहुत ज्यादा रिच था। इसका कारण था बंगाल की मिट्टी में सोना, क्योंकि बंगाल में कौन सी मिट्टी थी? जलोढ़। और आप आज भी जानते हैं बंगाल में चावल बहुत ज्यादा है, पटसन बहुत ज्यादा। तब का बंगाल आज का बंगाल थोड़ी था, आज का बांग्लादेश भी तो बंगाल था, यानी बहुत बढ़िया मिट्टी का मालिक था बंगाल। और बंगाल में मुर्शीद कुली खान, सुना है ये नाम? हाँ, अलावर्दी खान या अली वर्दी खान और मुर्शीद कुली खान, ये बंगाल के धीरे धीरे नवाब बन जाएंगे। पहले ये दीवान हैं, सूबेदार हैं, फिर ये नवाब बन जाएंगे। और यहाँ इन्होंने इतना पैसा कमाया क्योंककि यहाँ लोग बहुत ज्यादा टैक्स देते थे। यहाँ का किसान अमीर था, लेकिन जब बीईआईसी इन पे हावी हुई तो इनके किसानों ने खेती करनी बंद कर दी। और याद करो 1765 की इलाहाबाद संधि के 5 साल के अंदर अंदर यहाँ बहुत भयानक अकाल पड़ा था, यहाँ भूखमरी देखी गई। जो कभी इतना रिच था वहाँ लोग भूख से मर गए। ये इनकी घटिया नीतियों का ही तो परिणाम था, अदरवाइज हम तो रिच थे। बंगाल का सारा कल्चर खत्म कर देंगे ये लोग, इन्होंने इसको राजधानी की तरह से यूज किया। और हम पढ़ के आए थे कि बंगाल का गवर्नर ही बंगाल से बिलोंग करके गवर्नर जनरल बना देंगे, याद है सारी बातें? ये है वो जो बहुत रिच था, इसको कामधेनु गाय कहते थे। इसी की तरह एक साउथ की तरफ था मैसूर। मैसूर के उभरने का कारण था यहाँ पे बंगाल है, अंग्रेजों की सारी नजर इस तरफ अगर देखें तो यहाँ उत्तरी सरकार जो आज भी है हमारे पास, यहाँ निजामों का इलाका था, ये मराठों का इलाका था, यहाँ मैसूर था, यहाँ फिर ये बीआईसी के दोस्त ट्रावनकोर और ये सब छुटपुट से इलाके। यहाँ जो इलाका है मैसूर का, ये मान लीजिए मैंने ये ब्लू कर दिया, ये इसको अब धीरे धीरे टारगेट बना लेगा। इसको जीतने के बाद ये कौन सा इलाका जीता? बंगाल। अब बीईआईसी सोचेगा कैसे दक्षिण में हमारी पैठ बने, तो ये देखेगा कि मराठे तो बहुत ताकतवर हैं, अभी मराठों से दूर रहना ठीक है, निजाम डरपोक है हमारे पास, वैसे ही हमारी बात मान लेंगे। हम परेशान जो हो सकते हैं वो कहाँ के इलाके से? मैसूर। मैसूर की कहानी भी क्या, मैसूर पहले कभी ये औरंगजेब के अंडर था, क्योंकि औरंगजेब सारे भारत का राजा था। इस मैसूर में एक आदमी है जिसका नाम है हैदर अली। हैदर अली कोई अमीर घर से पैदा नहीं हुआ, ये धीरे धीरे करके अपनी लायकियत से क्या बना? सेनापति। बिस्मार्क का नाम सुना है? कहाँ का था? किसका एकीकरण किया था बिस्मार्क ने? जर्मनी का, वो भी सेनापति था। ऐसे ही एक सेनापति कौन था तुम्हारा? हैदर अली। अनपढ़ था, कुछ नहीं आता, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन बहुत बढ़िया प्रशासक था। इसने धीरे धीरे देखा कि मेरे आसपास के जो राजा हैं कमजोर हैं और इनको आसानी से अंग्रेज हरा देंगे, तो इसने अपना एक शहर बसाया और शहर था डिंडीगुल। और इसने यहाँ मॉडर्न तकनीक से, आधुनिक तकनीक से कैसे हथियार बनाए जाएं
ऐसे हथियार ताकि अंग्रेजों की टक्कर ले सके हम, क्योंकि अंग्रेजों के हथियार बहुत एडवांस थे। उनके वेपन्स के सामने हमारे तीर कमान चलने में घंटा लगाते थे और वो मिनट में बम गिराते और हमें खत्म कर देते। तो उनकी बराबरी पर आने के लिए हमें आधुनिक हथियार चाहिए थे। इसके लिए शस्त्रागार बनाना पड़ा, जहां शस्त्र रखे जाएंगे, शस्त्र बनाए जाएंगे। कहां बनाया गया ये? डिंडीगुल। ये किसने बसाया था? हैदर अली, जो पहले एक छोटा सा सेनापति था, फिर अपनी काबिलियत के दम पे ये स्वतंत्र शासक बन गया और धीरे धीरे ये कहां का राजा बन के बैठ गया? मैसूर का। ये बहुत समझदार है, इसने अपनी सेना को बहुत समझदारी से तैयार किया और इसकी सारी सेना विदेशी, क्योंकि टक्कर लेनी है इनसे, तो इनकी टक्कर में याद है तुम्हें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी अगर फ्रांसीसियों की तकनीक देखें तो बहुत बढ़िया थी, उनसे बहुत कुछ सीखा। धीरे धीरे करके इसने अपनी दिमाग के कारण अपने इलाके को इनसे बचा के रखा। बीआईसी जो बंगाल के हेड बन गई थी, बीआईसी बहुत चालाक है। यहाँ के मराठे और यहाँ के निजाम इनको समझा बुझा के बेवकूफ बना के अपने फेवर में लेगी और कहेगी मैं बीईआईसी, मराठे और निजाम, हम तीनों मिलकर किस पे अटैक करते हैं? मैसूर। और मराठे और निजाम मान भी जाएंगे। हमारी दिक्कत, हमारे देश में अकल नहीं थी, हम सोचते नहीं थे कि किसका क्या फायदा। मराठों ने कहा ठीक है, ये आजकल बहुत हमारे सिर पे चढ़ गए। पहले मराठे इन पे हावी थे, इनसे चौथ नाम का कर वसूलते थे। चौथ पता है ना? टोटल इनकम का 1/4 टैक्स देना पड़ता था। तो पहले जब ये अलग नहीं था, जब ये छोटा सा एक सेनापति था, तो इसके राजा 1/4 टोटल प्रोडक्शन का किसको भिजवाया करते थे? मराठों। जब ये धीरे धीरे शस्त्रागार का मालिक बन गया, इसने कहा मैं क्यों दूं टैक्स, और इसने इसको टैक्स देना बंद कर दिया। तो ये चिढ़ेगा, अब ये चिढ़ेगा तो ये इससे हाथ मिलाएगा और कहेगा देखो तुम्हारे भी सिर पे बैठ गए ना ये, इनको ठीक करने का हमारे पास रास्ता है, तुम हमारी मदद करना। तो कहेंगे ठीक है हम तुम्हारी मदद कर देंगे। अब ये मैसेज भिजवाएंगे निजाम के पास कि तू भी अपनी सेना भेज के इस पे अटैक करना। हम तीनों की साझी सेना जब इस पे धावा बोलेगी तो मैसूर अपने आप खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा। अब ये सब मान गए, ये हमारी गलती है, इनको और इनको कहना चाहिए था तू कौन, हम लड़े झगड़े, तू बाहर का आदमी कौन, लेकिन हमने इसकी बात मान के और सब इकट्ठे हो गए। ये तो समझदार निकला हैदर अली। हैदर अली के कानों में बात पहुंची कि मराठे और निजाम किसके साथ हाथ मिला रहे हैं? बीआईसी। इसने मराठों को कहा तुम्हें टैक्स चाहिए था ना, भाई टैक्स ही तो जाता था, मैंने बंद कर दिया, 35 लाख रुपए मैं दे देता हूं तुम्हें कैश। उस टाइम पे 35 लाख, तुम सोचो कितनी बड़ी रकम थी। ये किसको पहुंचा दी गई? मराठों। मराठों को पैसे से मतलब, तूने दे दिया, वो अटैक ही नहीं करेंगे। कहता रहे बीआईसी, कौन बीआईसी और क्यों अटैक करूं? निजाम को बीच में एक मिडिल मैन लेके कोई बिचौलिया, और कहा क्यों लड़ रहा है? आज बीआईसी तेरे साथ खड़ा है, कल बीआईसी वापस जाएगा और तेरा सामना फिर किससे होगा? फिर तू क्या करेगा? निजाम ने कहा सही बात है, मैं क्यों लड़ूं? ना निजाम आया लड़ने, ना मराठे, अकेली कौन आई? बीआईसी। और बीआईसी को ये था कि मेरा तो वैसे ही वहां एक फोर्ट बना हुआ है, पढ़ा था ना, फोर्ट विलियम, सेंट जॉर्ज, पढ़े हैं हमने। यहाँ इसका किला है मद्रास में, तो उस चक्कर में कि भैया मेरे पास तो जमीन भी है और मेरा क्या बिगाड़ेगा मैसूर, और दोनों तरफ से ये आ ही जाएंगे, इस चक्कर में वो आ तो गया। लेकिन ना तो ये आया ना ये। बीआईसी जब आया तो ये तैयार था, इसने अटैक करके इसको खदेड़ा, ये वापस जाके अपने उस किले में घुस गया। लेकिन बीआईसी को पीछे तक भागते भागते ये जो बहुत बड़ा आदमी, क्या नाम इसका, हैदर अली, ये इनके घर में घुस गया, यानी मद्रास में गया। और मद्रास में जब इन्होंने घुटने टेक दिए तब इसने कहा एक संधि होगी और साइन करो। इस युद्ध की संधि मद्रास की संधि कहलाती है, और आपके इतिहास में मद्रास की संधि ने इनके एक सिद्धांत को तोड़ दिया। जो ये ज्यादा हीरो बनते थे ना कि हम अजेय हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, ये सिद्धांत तोड़ दिया। कौन सी संधि ने? मद्रास की संधि। अजेयता का झूठा सिद्धांत चकनाचूर हो गया और सबको लगा कि इनको भी हराया जा सकता है। और यहाँ जाके 17, कब की घटना है ये? 66 से 69। 69 में कौन सी संधि हुई है? मद्रास की, जिसमें ये बुरी तरह से हारे। बीईआईसी को पैसा देना पड़ा। किसको देना पड़ा? हाँ, इसने लिया मैसूर, हैदर अली ने, और इसने कहा आज के बाद अगर मेरे ऊपर कोई अटैक हुआ ना तो तुम मेरी मदद करोगे बीआईसी वाले। तो बोले ठीक है हम मदद कर देंगे। झूठ बोल गए, करनी कहाँ थी। लेकिन फिर भी इस संधि ने कम से कम एक बात मन में डाल दी कि इन अंग्रेजों को भी हराना पॉसिबल है अगर आपके अंदर बुद्धि है, आप सोच समझ के प्लानिंग करते हैं। अंग्रेज अब थोड़ा पीछे रहेंगे, लेकिन उस पीछे रहने के दौरान ये हाथ पैर भारत से मारते रहेंगे, कहीं ना कहीं से पैसा कमाने का इनको जरिया चाहिए। लेटर स्टेज में आके 1780 में ये फिर से आपके ऊपर इनके इलाके पे अटैक करेंगे, और मैसूर के अटैक से ठीक पहले ये मराठों पे अटैक कर चुके 1775 में। 80 से 5 साल पहले ये मराठों पर भी, यानी अब ये मराठों के भी दुश्मन है और मैसूर के भी दुश्मन है। 80 से 84 में जब ये अटैक करेंगे तो 1782 तक युद्ध अच्छा चलेगा, और कौन जीतेगा? हैदर अली। लेकिन फिर हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी, और इसका बेटा क्योंकि बहुत जवान है अभी, चीजों को समझ उतनी नहीं पाता। देखो, एक होती है पढ़ाई और एक होती है क्षेत्र से सीखना। फील्ड से जो नॉलेज आती है वो किताब से नहीं आती। ये आदमी अनपढ़ था, किताब नहीं पढ़ी इसने, लेकिन इसने फील्ड में जाके काम किया था। इसके बेटे ने किताब बहुत पढ़ी पर अभी फील्ड नहीं संभाला। पिताजी की मृत्यु के बीच में लड़ाई थी, और बीच लड़ाई को संभाला फिर टीपू सुल्तान ने। ये लड़ाई लंबी चल गई, लंबी लड़ाई में लोग दुखी हो ही जाते हैं। इस बीच में, इस लड़ाई के बीच में अंग्रेजों ने मराठों से संधि कर ली, सालबाई की संधि, और मराठों को अपने फेवर में ले लिया अंग्रेजों ने चालाकी से। अब ये अकेले पड़ गए, और इस अकेले पड़ने के चक्कर में कौन हार गया? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान को मंगलौर में एक संधि करनी पड़ी। पहली संधि कहां हुई थी?
अब मंगलौर की संधि हुई जिसमें टीपू के इलाके छीने इन अंग्रेजों ने और कहा तेरे इन इलाकों पे जो टैक्स आता था वो हम लेंगे। यानी टीपू सुल्तान की प्रॉपर्टी जहां से वो टैक्स बनाता था उसका बाहरी रीजन अब DEIC को टैक्स देगा। तो इसकी कमाई बढ़ गई या घट गई? नुकसान तो होगा कमाई घटने पर। फिर ये कुछ दिन बाद फिर आ गए, 1780 से 84 लड़ रहे थे, कुछ समय बाद 90 में फिर आ गए। और इस बार क्योंकि इसकी इन 6 सालों में कमाई कम हुई है तो सोचो इसके ना तो हथियार बढ़े ना वो बात बनी। लेकिन क्योंकि ये पढ़ा लिखा है, इस टाइम पर विदेश में एक क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति। इसने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और इस क्रांति में एक जैकोबिन क्लब बना था जिसमें गरीब मजदूर सब लोग थे। ये इस क्लब का मेंबर बन गया। कौन से क्लब का? जैकोबिन। जैकोबिन क्लब का मुखिया था रॉबेस्पियरे। कौन था इसका मुखिया? रॉबेस्पियरे। ये हमारे देश की घटना नहीं है, सब फ्रांस में हो रहा है, पर ये एनसीईआरटी की 9वीं क्लास में इसलिए बता रही हूँ। जैकोबिन क्लब का मेंबर बना। इन फ्रांसीसियों ने ना हर जगह जहां ये जाते एक ऐसा ट्री टाइप लेके जाते, ट्री ऐसा जिसे कहते थे स्वतंत्रता का वृक्ष, जगह जगह लगाया इन्होंने। तो हमारे टीपू सुल्तान ने मैसूर में ये स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। किससे प्रभावित था ये? कौन से क्लब थे यहाँ पर? जैकोबिन क्लब, जिसका मेंबर कौन बना है? अब यहाँ पे फ्रांस में रिवॉल्यूशन के बाद चेंज आया और यहाँ पे एक आदमी दोबारा से, जैकोबिन क्लब खत्म हो गया और एक आदमी यहाँ आया जिसका नाम आप सब जानते हैं, नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? ये एक आइलैंड पे पैदा हुआ और फ्रांस के लिए इसने काम किया। मोनार्क था, राजशाही था, वहीं मर गया एक युद्ध में। नेपोलियन 1804 में आया। इसने नेपोलियन कोड स्टार्ट किया, हर चीज के नियम बना दिए, पुलिस के, प्रशासन के, हर चीज के, पूरी सोसाइटी नियमों में। नेपोलियनिक कोड कहते हैं इसे 1804 में। और ऐसा करते करते ये दुनिया भर के देशों को जीतता गया और ये खतरा बन गया, खासकर ब्रिटेन जैसे देशों के लिए, रशिया जैसों के लिए, ऑस्ट्रिया जैसों के लिए और प्रशिया। ये लोग चिढ़ने लग गए कि ये नेपोलियन सारे हिस्से को खा जाएगा और इन सब ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी नेपोलियन से 1815 में, जिसे कहते हैं वाटरलू की लड़ाई। इस वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हारा और नेपोलियन को इन्होंने पकड़ लिया और इसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जहां 6 साल बाद डिप्रेशन और अजीब सी बीमारियां लग के इसकी डेथ हो गई। इस दौर में वो जो चीजें चल रही हैं, नेपोलियन से पहले आपका ये मर गया जिसकी हम कहानी पढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा प्रभाव रहा इसके ऊपर। और कहते हैं टीपू सुल्तान ने नेपोलियन को पत्र लिखा था, टीपू ने, और इसने वो पत्र लिखा जिसका जवाब आया था, जो किसने लिखा था? नेपोलियन। अब नेपोलियन से कौन सा देश चिढ़ता था? ब्रिटेन। ये इसका लिखा लेटर पकड़ा गया। नेपोलियन ने जवाब दिया था टीपू को कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अभी मैं फंसा हुआ हूं मिस्र में, अफ्रीका के एक देश के युद्ध में, जैसे ही मैं इससे निकलूंगा इजिप्ट से, अगला टारगेट तुम्हें आजाद कराना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बैठे हैं ये DEIC वाले जो मेरे भी दुश्मन है। यानी आपके देश का एक आदमी लगातार किसके कॉन्टैक्ट में है? नेपोलियन, जो किसका दुश्मन है? DEIC का। अब DEIC को नेपोलियन की ये चिट्ठी मस्कट नाम के शहर में यूरोप में मिल गई। ये इटली के आसपास पड़ता था। इन्होंने चिट्ठी पढ़ी कि ओहो ये चिट्ठी किसके नाम की है, कहां जा रही है? ये टीपू। और लिखी किसने है? अब DEIC को लगा कि अब बस लास्ट टाइम आ गया, अगर अब हमने टीपू को छोड़ दिया ना तो ये जिंदा हमें खत्म कर देगा, क्योंकि नेपोलियन बहुत तगड़ी ताकत था। नेपोलियन को छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये तो एक साथ 4 लड़े थे, तो नेपोलियन को हराना को मजाक नहीं था। ये देखो 4 देश थे ये, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, और वहां अकेला कौन था? नेपोलियन। अगर ब्रिटेन अकेला होता तो नेपोलियन को हराना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं पाता। तो नेपोलियन अगर यहाँ मदद करेगा तो ब्रिटिशर्स का नुकसान करेगा, इसीलिए अब टारगेट बना लिया। नेपोलियन को तो हम बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन हम किसको खत्म कर देंगे? और इसीलिए 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम पर, आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम पर इस पे अटैक किया और कोई संधि नहीं करनी, टारगेट बना लिया इसका खात्मा करना। और टीपू सुल्तान का मर्डर हो गया 1799 में। ये सब प्लानिंग का हिस्सा थे, मारना था ताकि किससे कांटेक्ट छूट जाए इसका? नेपोलियन से। और इस तरह आपके देश में 2 बहुत तगड़े लीडर मैसूर के मारे गए। कौन कौन? एक हैदर और एक टीपू सुल्तान। बंगाल की तरफ इनकी पैठ बन गई, इन्होंने मैसूर पे कब्जा कर लिया, इन्होंने मराठों को भी अपने अंडर ले लिया और आंग्ल मराठा युद्ध करके 3 सालबाई की संधि जैसी संधियां करके फाइनली मराठों पे भी इनका कंट्रोल। कुछ मराठे वैसे भी टूट गए, क्यों? क्योंकि जो तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी, कौन से सन में हुई थी? ये 1761 में, 1761 में ना। इस युद्ध में क्या हुआ था? अहमद शाह अब्दाली ने किसको हरा दिया था? मराठों को। तो आप देखो जब हार जाएं तो एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का लेवल तो लूज हो ही जाता है ना। एक आप जीत जाएं तो मराठे कहीं ना कहीं फील कर रहे थे कि शायद हम लोग ऊपर उत्तर भारत में टिक नहीं पाएंगे, और उसका असर साउथ में भी दिखा। और धीरे धीरे करके मराठे सिकुड़ते सिमटते चले गए। इनका जो टैक्स लेने का जहां जहां एरिया था, उस एरिया पे कौन हावी होता चला गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके पैसे बढ़ते गए और इनके पैसे घटते गए। तो ये जो तीसरा युद्ध हुआ था ना, अभी जो मैंने लिखा, चारों देख लेते हैं एक बार। 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। इसमें कौन मारा गया? टीपू। इसमें टीपू की मृत्यु। दूसरे में हैदर अली।
बीच में 1782 में इसमें संधि हुई थी मद्रास की, इसमें मंगलौर की, और तीसरी संधि इनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, इनके घर के अंदर राजधानी में घुस के महल में इसके 2 बेटे पकड़ लिए और कहा 3 करोड़ रुपए दे कैश। अभी इसने कहा मेरे पास 3 करोड़ नहीं है। 3 करोड़ इसके 2 बेटों को ले गए और बोले दिल्ली से छुड़वा लेना, जब 3 करोड़ रुपए पूरे ले आएगा तो छोड़ देंगे। तो इसके अल्पायु पुत्र किसके बेटे थे ये? टीपू सुल्तान। इनको पकड़ के ले गए कौन सी संधि में? श्रीरंगपट्टनम। और चौथी में इनको मार दिया। तो ये अलग अलग उभरते हुए राज्य कैसे खत्म कर दिए इस DEIC ने, इसी को आज पढ़ेंगे। देखो जरा 3rd चैप्टर, 18वीं सदी में नवीन राज्यों का उदय। ये उदय किसकी मौत के बाद पॉसिबल हुआ है? और तभी इन सबको कौन कुचलने की कोशिश करेगा? BEIC। न तो इनकी हिम्मत थी उभरने की और न कुचलने की BEIC की, जब तक औरंगजेब बैठा था। पहला पॉइंट पढ़ो, 18वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के अवशेषों पर अनेक स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुई। अंडरलाइन कर लो, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा। इनमें से कौन हिंदू है प्रॉपर? मराठा शिवाजी हिंदू ही तो हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, जो वो बात है ना, उससे पहले मराठों ने कह रखी थी। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करना। इनमें से कुछ राज्य उत्तराधिकारी वाले राज्य जैसे अवध और हैदराबाद, कुछ मराठा, जाट, पंजाब राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों और किसानों के विद्रोह के कारण। जैसे ये सिख कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी में पहले सिख गुरु थे ना, किसने मरवाए थे 2 सिख गुरु? एक 5वें वाले का किसने मरवाया? जहांगीर। 9वें वाला तेग बहादुर जी को औरंगजेब। फिर याद है बंदा बहादुर का मर्डर करवाया फारूकसियर ने। ये भी तो चिढ़ेंगे ना, ये भी कहेंगे कैसे राजा इनकी बात नहीं मानेंगे। तो ये सब लोकल लोग थे जो यहाँ पे हीरो बन गए थे। अब इसके बाद 3-4 पॉइंट तुम्हारे सेल्फ रीडिंग के, पेपर में आने के नहीं है। इसी पैराग्राफ में सेकंड लास्ट पॉइंट टिक करना। 17वीं सदी में जो आर्थिक संकट शुरू हुआ, आर्थिक संकट क्यों आए 17वीं सदी में, शताब्दी में? क्योंकि आपके ऊपर टैक्स कौन वसूलने लग गया? अंग्रेज। अंग्रेजों की चालाकी मैंने बताई, आपसे टैक्स लेते, आपको सामान बेचते, आप उनसे सामान के बदले पैसे देते, यानी आपसे दुगना पैसा लेते। एक आपसे टैक्स लेते, आपसे सामान बेच के पैसा और कच्चा माल देते जब आप, तो बदले में थोड़ा सा पैसा। कल मैंने एक चोरी बताई थी क्या, एक आदमी की दिनेश चोरी, कैसे पैसा पूरा कहाँ बहा दिया अंग्रेजों ने। जैसे हमारे देश का पैसा पहले छीना टैक्स के नाम पे, फिर हमसे कच्चा माल खरीदा थोड़े से बदले, मान लीजिए 100 करोड़ लेके, और 1 करोड़ का 10 लाख वापस पकड़ाए। फिर उस कच्चे माल को ले गए इंग्लैंड, मशीनों में उससे बढ़िया शर्ट पैंट बनाई, वापस लाए। हमें ही कह दिया एक शर्ट 500 की, हमने खरीदनी पड़ी क्योंकि हमारी तो लोकल तो सारी चीजें खत्म कर दी इन्होंने। इन्होंने 3 तरीके से पैसा कमाया आपसे टैक्स लिया, आपसे सामान बहुत सस्ता खरीदा और आपको खूब महंगा सामान बेचा, और ये सालों साल किया, तभी भारत गरीब हुआ। हर तरह से पैसा लूटा इन्होंने। ये टिक कर लो। औरंगजेब 17वीं शताब्दी में अंत आने लग गया था ना। 17वीं का उत्तरार्ध का मतलब है अब धीरे धीरे औरंगजेब खातने की तरफ है। 1707 में मर गया, उससे पहले कमजोर होगा तब जाके मरेगा। चलो इसमें आगे देखो जरा। मैंने कल शायद बताया था औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती क्या मानी जाती है? बहुत बढ़ा लिया, हद से ज्यादा। फिर कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं टैक्स नहीं दे रहे, बड़ी दिक्कतें आई। ये टिक कर लो। 17वीं शताब्दी में जो आर्थिक संकट शुरू हुए, उनको रोकने में कोई भी राज्य सफल नहीं हो पाया और सभी राज्य मूल रूप से कर उगाहने वाले राज्य बने रहे। तो सबने क्या टारगेट बना लिया? टैक्स लूटना है। मुझे एक चीज बताओ, देश की प्रगति कब होती है? टैक्स लूटने से या लोगों के अमीर बनने से? जब वो अमीर होंगे तो क्या वो टैक्स दे नहीं देंगे तुम्हें? टैक्स कब देने से मना करता है आदमी? जब कुछ है ही नहीं। अब ये जितने राजा है ना, इन लोगों ने, जितने सारे राजा थे, किसकी तरफ ध्यान नहीं दिया? किसान। अरे जो टैक्स देगा आदमी वो वही तो देगा जिसकी जमीन में कुछ पैदा होगा। तुम कुछ ध्यान तो देते नहीं, किसानों की तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया। फिर इनको जाके मारते हो, पीटते हो कि इतनी बोरी गेहूं तो इतना, इनका कुछ काम तो करो। जब ये मैसूर में अंग्रेज पहुंचे ना चौथे युद्ध के बाद, जब किसको मार डाला, तो DEIC को अचंभा हुआ था कि मैसूर के किसान अमीर किसान थे। हर आदमी अमीर था मैसूर में, कोई गरीब नहीं था, कोई भूखमरी नहीं थी, क्योंकि जो समझदार थे ना वो अपने एरिया के किसानों के लिए काम करते थे। किसान ही तो कमा के टैक्स भरेगा। आज भारत की क्या स्थिति है आपका? आज भी भारत 60% किसके ऊपर डिपेंड करता है? कृषि के ऊपर। और सबसे ज्यादा दुखी कौन है इस देश में? कभी भी आपकी ग्रोथ होगी नहीं। ये बहुत बेसिक सी बात है। जिस चीज के ऊपर आपका देश खड़ा है वही दुखी है कम्युनिटी। इस देश में सबसे बुरी हालत किसान की है। एक भी किसान नहीं चाहता कि मेरा बेटा बेटी किसान बन जाए, कोई भी नहीं चाहता। इसका मतलब दुखी है ना वो अपने आप से। आपका किसान इतना दुखी है कि उसकी सारी नीतियां नेगेटिव हैं। जिस बेस पे आप बैठे हैं, जिस बेस पे आपका देश का विकास टिका है, वो दुखी है। तो इनसे देख लो ना, अंग्रेजों ने हमें बर्बाद करने में सबसे बड़ा मोहरा बनाया, किसानों को बर्बाद कर दो। किसान बर्बाद हो गए तो आपका देश आज तक बर्बाद है। और ये बात अब भी समझ में नहीं आती कि अगर प्रोग्रेस करनी है तो पहले किसकी प्रोग्रेस करनी है?
सुनिए, किसान, जिस दिन किसान और मजदूर की प्रोग्रेस को सोचने लगोगे ना, ये देश के नीति निर्धारक, उस दिन देश का विकास होगा। इसकी और मजदूरों की बात सोचने लग जाएं और शिक्षा पे काम करने लग जाएं, एक दिन में ना सही लेकिन 20 साल में देश सच में प्रोग्रेस कर जाएगा। पर दिक्कत क्या है, इनको फालतू का आदमी समझा जाता है और ना मजदूरों की जरूरत फील होती ना किसानों की। बहुत गरीबी है ना आपके देश में, तो उसका बेस तो ठीक करना पड़ेगा। देश इतना खराब है, किसी को चिंता ही नहीं है। अब देखो क्या बता रहे हैं, कैसे कैसे आगे बढ़े। तो कर उगाने वाले राज्य बन गया। कर किससे उगाओगे तुम जाके? किसान, जिसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। नेक्स्ट चेक करना, जमींदारों और जागीरदारों की संख्या और राजनीतिक ताकतों में लगातार वृद्धि होती गई और कृषि से होने वाली आमदनी के लिए लगातार आपस में झगड़ते रहे और किसानों की हालत बदतर होती गई। पहले हम अमीर थे, किसके दम पे अमीर थे हम अमीर भी किसानों के दम पे थे। आपका जो ये था ना, इसको कहते हैं धन धान्य से परिपूर्ण था। तो ये धन धान्य क्या होता है? ये जो गेहूं और चावल है, आप अमीर थे गेहूं चावल के बलबूते, आपका पेट भरता था। अंग्रेजों ने आके गेहूं चावल की बर्बादी कर दी, नील पैदा करवाया। पढ़ा है ना तुम लोगों ने, कैसे तुम्हारी फसलों को बर्बाद किया और सबको चाहिए था ज्यादा पैसा निकालना। किसको लूटते खसोटते रहे बेचारे? उस गरीब किसान को, जिसके लिए सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई। नेक्स्ट देखो, हैदराबाद, यहाँ तो सारे निजाम है। कल हमने पढ़ा था मद्रास किसने बसाया था? चिनकिलिच खान या फ्रांसिस डे। हैदराबाद बसाया था चिनकिलिच खान ने और मद्रास बसाया था फ्रांसिस डे ने। ये उल्टे मत कराना, ये अंडरलाइन कर लो। निजाम उल मुल्क, क्या नाम था उस आदमी का? चिनकिलिच खान। इसके बाद इसमें कुछ नहीं, छोटी मोटी बातें पेपर में नहीं आती, सिर्फ पढ़ने के लिए हैं। अगले पेज पर आ जाओ, थर्ड लाइन टिक करना। यहां उसने हैदराबाद राज्य 1724 में इसकी नींव रखी। तो अब आपको पता है कि कलकत्ता बसाया था जॉर्ज चारनाक ने, मद्रास बसाया था फ्रांसिस डे ने, मुंबई को बसाया था वैसे तो हमारे एक राजा भीम ने, लेकिन अगर पूछे विदेशियों में तो क्या नाम था उसका? हाँ, यही ऊपर लिख लो, ये तीनों दोबारा लिख लो ताकि अपने हाथ से लिख के याद रहे। लिखो, मद्रास फ्रांसिस डे, मद्रास बसाया फ्रांसिस डे ने, कलकत्ता बसाया जॉर्ज चारनाक ने, मद्रास फ्रांसिस डे, कलकत्ता जॉब चारनाक, और बंबई गेराल्ड अंगियर। गेराल्ड अंगियर ऐसे लिख लो। ये आदमी था, ये बंबई का गवर्नर था, दूसरा सेकंड गवर्नर। इसने बहुत काम किया था। लेकिन अगर पूछे किस इंडियन ने, तो एक राजा का नाम भी लिख लेना। पहले इसका नाम लिख लो बंबई में, गेराल्ड अंगियर। इसने लिख लो राजा भीमदेव। अगर अपना ही पूछ लें इंडिया का, तो राजा भीमदेव ने बंबई बसाया। भीमदेव। मुंबा, इसको मुंबई क्यों कहते हैं पता है ना? ये मुंबा देवी है, मुंबा देवी की पूजा करते थे इसलिए इसका नाम पड़ गया मुंबई। मुंबा कोई देवी का नाम था यहाँ लोकल, उसके नाम पे ये मुंबई पड़ा। राजा भीमदेव ने बसाया। अंग्रेजों में या विदेशियों में कहें तो क्या नाम है इसका? गेराल्ड अंगियर। सेकंड गवर्नर था, मुंबई इसने एस्टेब्लिश किया था बड़े शहर के रूप में। और अब हम पढ़ रहे हैं हैदराबाद। हैदराबाद किसने बसाया था? चिनकिलिच खान। निजाम उल मुल्क, निजाम हर एक के नाम में आएगा। इसके बाद आगे देखो, इसी पॉइंट में 1724 के बाद आगे पढ़ लो बस। उसने कठोरता पूर्वक शासन किया। यद्यपि उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर उसके व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। जैसे अंडरलाइन कर लो, इस चिनकिलिच खान ने क्या किया? केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयां लड़ी, सुलह किए, खिताब बांटे और जागीरें और ओहदे दिए। यानी अपने आप को इंडिपेंडेंट कहा नहीं, लेकिन काम सारे इंडिपेंडेंट राजा वाले। किसने किए? ये चिनकिलिच खान, जिसका नाम है निजाम उल मुल्क। कहाँ किए ये काम? हैदराबाद में। कर्नाटक पे आ जाओ, पहला पॉइंट टिक करो। कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था, हैदराबाद के निजाम के अधिकार में था। इसमें चौथा पॉइंट टिक करना। तुम्हें कर्नाटक के युद्ध याद हैं? किस किस के बीच थे कर्नाटक के युद्ध? आ पा पे, ऑस्ला चापेल, पौंडीचेरी, पेरिस। किसके बीच की लड़ाइयां हैं ये? फ्रांसीसी और अंग्रेज, उसी से जुड़ा हुआ है ये टिक कर लो पहला पॉइंट, हैदराबाद के निजाम के अधिकार में। चौथा पॉइंट टिक करना, 1740 के बाद कर्नाटक की स्थिति बार बार होने वाले संघर्षों के कारण बिगड़ी और इससे यूरोपीय, अंग्रेज और फ्रांसीसियों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। यहाँ लिख लो, क्या लिखोगे यहाँ? कर्नाटक युद्ध, ताकि तुम्हें याद आए यही लड़ते थे, नाम हमारा बदनाम करते थे और लड़ते खुद थे। और कौन सा वो वाश था जिसमें भगाई दिया था? वांडी वाश। सप्तवर्षीय युद्ध चला था ना? कब की घटना है? 1746 से 48, 49 से 54, 56 से 63, सप्तवर्षीय वही घटनाएं हैं सारी, इसी के आसपास की घटनाएं हैं ये। यहाँ लिख लो कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध तुमने पहले चैप्टर में पढ़ रखे हैं। आपे क्या है उनकी संधियां? आस्ला चापेल, पांडिचेरी और पेरिस। इस तीसरे युद्ध के बीच में कौन सी लड़ाई हुई? वांडी वाश, जिससे फ्रांसीसी यहाँ से चलते फिरते डुप्ले गायब हो गया। बंगाल पे आ जाओ, मुगल सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाकर मुर्शीद कुली खान, वेरी इंपॉर्टेंट, मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान बंगाल को स्वतंत्र बना दिया। बंगाल कामधेनु गए, बहुत अमीर इलाका। किस राजा के लिए इंपॉर्टेंट था ये? जो मुगल था। कौन मर गया था मुगल?
औरंगजेब। तो धीरे धीरे बंगाल ने सोचा मैं अपने आप ही ना राज कर लूं। कौन दो राजा हैं ये? मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान। अगला पॉइंट टिक करो। मुर्शीद कुली खान को 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया। 1707 में कौन मर गया? फिर 5 साल के लिए शाह बेखबर आया, फिर 1 साल के लिए जहांदर शाह जो नालायक था, फिर कौन आया था? फर्रुखसियर। उसके टाइम की घटना है, 13 से 19 में था ना वो। उसने देखो बंगाल में टैक्स फ्री किया था, ये तभी की घटना है। तो बंगाल का सूबेदार किसको बना दिया? मुर्शीद कुली खान। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ना, उसने आंतरिक और बाहरी खतरे से बंगाल को मुक्त कर वहां शांति कायम की। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक कर लो। मुर्शीद कुली खान की 1727 में मृत्यु हो गई। 17 में आया था, 10 साल बाद मर गया। नेक्स्ट टिक करना। उसके बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल पर उसने शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ लो, शुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा यानी दामाद का बेटा बंगाल का नवाब बना, जिसे गद्दी से हटाकर, बहुत काम का, अंडरलाइन करना, अलीवर्दी खान नवाब बना। क्या ये अलीवर्दी इनके खानदान का है? नहीं। पहले सारे कामकाज को देखता था औरंगजेब। औरंगजेब गया मर 1707 में। फिर उसके वंशज फर्रुखसियर ने कहा, किसको कहा तू बंगाल देख ले? मुर्शीद कुली खान को। मुर्शीद कुली खान का कोई लड़का नहीं था, 3 लड़कियां थी। तीसरी सबसे छोटी बेटी का बेटा बड़ा चालाक था, उसने सोचा मैं, क्योंकि लड़का तो है नहीं, मैं इस पे राज करूंगा, तो वो इसका दामाद इसका हेड बना। फिर उस दामाद का बेटा इसका हेड बना जो कमजोर था, जिसको किसने मार दिया? ये अगला नाम किसने मार दिया? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान इनके खानदान का नहीं है, अलग आदमी है। मुर्शीद कुली खान का बेटा न होने के कारण उसके दामाद, फिर उसके दामाद का बेटा राज कर रहा था, जिसका मर्डर कौन कर देगा? ये अलीवर्दी खान। अंडरलाइन कर लो, अलीवर्दी खान नवाब बना। ये अलीवर्दी समझदार है और चालाक है। अगले पेज पर आ जाओ। पहला पॉइंट टिक करना, मुर्शीद कुली खान और उसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए। हमारा तो मन एक था हिंदू मुसलमानों का, इन अंग्रेजों ने बीच में दरार डाली। 1909 में क्या ले आए ये? मार्ले मिंटो सुधार। नहीं तो आप खुद देखो यहाँ हिंदू मुसलमान बराबर हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, तीनों नवाबों ने भारतीयों और विदेशी चौकियों की व्यवस्था की, सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम किया, अफसरों के निजी व्यापार को रोक दिया कि कोई अपना पर्सनल व्यापार नहीं करेगा। मैंने शायद बताया था कैसे करोड़ों रुपए का व्यापार तो ये पर्सनल करते थे, खा गए थे सारा पैसा। नेक्स्ट चेक करना, उन्होंने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानूनों का पालन करने और अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने के लिए बाध्य किया। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी। इस किलेबंदी के चक्कर में तो कौन सी लड़ाई हुई थी? फिर प्लासी का युद्ध। कौन से सन में हुआ? 1757। यही तो कह रहा था किलेबंदी मत करो, ये बन गया युद्ध। अवध में कुछ अलग नहीं है, ठीक है, अवध एक बहुत बढ़िया इलाका था, अमीर था, बाद में ये पैसा खाते थे। यहाँ से मैसूर पे आ जाओ, मैसूर पे क्वेश्चन बनेगा। पहला पॉइंट टिक करना, दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन मैसूर सबसे महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में उदय हुआ। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करना, हैदर अली का जन्म 1721 में अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ। मैसूर की सेना में एकदम सामान्य अधिकारी के रूप में जीवन शुरू किया। वो अशिक्षित होते हुए, अंडरलाइन कर लो, 3 अनपढ़ लोगों ने आपके देश को बहुत बढ़िया संभाला। एक अलाउद्दीन खिलजी, एक अकबर और एक हैदर अली। तीनों बिल्कुल अनपढ़, लेकिन तीनों बेस्ट प्रशासक थे ये। तो ये टिक कर लो, अशिक्षित होते हुए भी कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा का धनी, अत्यंत परिश्रमी, लगनशील, साहसी, दृढ़ निश्चयी, प्रतिभाशाली सेना नायक और चालाक राजनीतिज्ञ था। चालाकी कैसे बताओगे इसकी? इसने मराठे और निजाम अपने फेवर में कर लिए। अगले पेज पर आ जाओ। अवसरों का लाभ उठाते हुए मैसूर की सेना में ऊंचे पद पर पहुंच गया। पहले एक छोटा सा सैनिक था, फिर अफसर बन गया। नेक्स्ट भी टिक करना, पश्चिमी सैन्य प्रशिक्षण के महत्व को पहचानकर सैनिकों को आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाए। इसको कैसे पता चला पश्चिम की तरह से हमें सीखना चाहिए? क्योंकि इंडिया पे कौन हावी हो रहे थे? फ्रांसीसी और बीआईसी। इसने सोचा इनसे लड़ना है तो हमें लड़ना आना चाहिए। नेक्स्ट टिक करना, 1755 में डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया और फ्रांसीसी विशेषज्ञों से सेवाएं ली। इसके बेटे का इंटरेस्ट भी किसमें हुआ? फ्रांसीसी क्रांति में। ये किसको अपना दुश्मन मान रहे थे? ब्रिटेन। और ब्रिटेन को कौन वहां पे पीट रहा था? फ्रांसीसी। तो अपने आप ब्रिटेन सीधा था। नेक्स्ट चेक करना, 1761 में हैदर ने, इसी लाइन में पीछे, मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कायम कर लिया। तो किस सन में ये राजा बन गया, स्वतंत्र शासक? हाँ, ये पैदा हुआ है 1721 में। एक जब जवान हुआ तो नौकरी के लिए चला गया सेना में, फिर सेना में दिमाग यूज करते करते सेना नायक बन गया, और जब इसने देखा कि कमजोर राजा है तो उसको हटा के अपने आप हेड बन गया। कौन से सन में? 1761। इस टाइम पर धीरे धीरे ऊपर प्लासी का युद्ध हो चुका और बक्सर की तैयारी होने लग गई जब ये उभर रहा था। टिक करना इसमें, 1761 में हैदर ने, हो गया मैसूर राज्य पर अधिकार। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ दो, उससे अगले की तीसरी लाइन पर आना बीच में, उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। उसका पहला दीवान और अन्य अधिकारी हिंदू थे। हैदर अली कौन से धर्म का है? दिख रहा है ये कौन सा? अली मतलब क्या है? ये मुसलमान। कुछ लोग कहते हैं टीपू सुल्तान ठीक नहीं था और टीपू ने बहुत सारे लोगों का जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया, लेकिन इसका कहीं लिखित में कोई साक्ष्य नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये खराब था और बहुत लोगों ने कहा कि ये दक्षिण का औरंगजेब था। औरंगजेब की क्या गड़बड़ थी? आदमी ठीक था
लेकिन जबरदस्ती लोगों को क्या करवाता था? धर्म परिवर्तन। तभी तो 9वां गुरु मारे थे इन्होंने सिखों के। वैसे आदमी बहुत अच्छा, कभी किसी के टैक्स के पैसे से अपने महंगे कपड़े नहीं बनवाए, ना इसने कोई महंगी पगड़ी पहनी, बहुत सिंपल डिसेंट आदमी। लेकिन जब धर्म की बात आती तो ये पागल था, इसका दिमाग जो है यूज नहीं करता था, और लोगों को चाहे इसको मारना पड़े, काटना पड़े, चमड़ी निकालनी पड़े, पीछे नहीं हटा। इसने सब मरवा दिए, चाहे अपने नालायक कोई रिलेटिव था या कोई भी इससे टक्कर लेने वाला। इसलिए कहते हैं औरंगजेब अच्छा आदमी नहीं था, इस कारण से। अदरवाइज औरंगजेब में बहुत सारी अच्छाइयां थी, जिंदा पीर भी तो औरंगजेब था अच्छाइयों के कारण। ये टिक कर लो। तो इसने सबको, मैसूर की सेना में सबको ऊंचे पदों पर। हम पहुंचे पहला दीवान। इससे अगले पॉइंट पर आना, सेकंड लाइन टिक करना, या पहला पढ़ लो इससे अगला पॉइंट। अपनी सत्ता के आरंभ में वो मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ाई में व्यस्त रहा। अब अंडरलाइन करो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में उसने अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया और मद्रास तक पहुंचा। तो कौन सी संधि करनी पड़ी? मद्रास की संधि। कौन जीता इसमें? हैदर अली, और ये अंग्रेज हारे। ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट टिक करना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में उसकी मृत्यु हो गई। हैदर अली के स्थान पर उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। अंग्रेजों के हाथों 1799 में मारे जाने तक उसने मैसूर पर शासन किया। वो एक प्रगतिशील शासक था। काम का पॉइंट है, नए कैलेंडर को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाया, माप तौल के नए पैमाने अपनाने जैसे काम किए। उसके निजी पुस्तकालय में धर्म की, इतिहास की, सैन्य विज्ञान की, औषधि विज्ञान और मैथ्स जैसी पुस्तकें थी। इसका मतलब ये पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट। इसके पिताजी क्या थे? अनपढ़। लेकिन देखो इसके पास कितनी किताबें हैं, तभी तो ये विदेशियों से लेटर लिखता है ना, उनसे मदद मांगता है, पढ़ा लिखा आदमी था। अगला पॉइंट काम का है, उसने फ्रांसीसी क्रांति में रुचि दिखाई। कब हुई थी ये? 1789। क्या ये नेपोलियन के साथ था? पहले ये जैकोबिन क्लब का मेंबर बना, बाद में ये नेपोलियन के साथ कांटेक्ट में था। फिर इसको कब मार डाला? 1799 में। तब तक नेपोलियन अपने देश का राजा नहीं बना था, वो 1804 में बनेगा। ये अंडरलाइन कर लो, फ्रांसीसी क्रांति 1789 लिख लेना। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। श्रीरंगपट्टनम इसकी क्या है? राजधानी। और तीसरी लड़ाई के बाद यहीं घुस गए थे अंग्रेज। अंडरलाइन रखो। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। जैकोबिन का लीडर कौन था? रॉबर्सपियरे। लिख लो यहाँ, रॉबर्सपियरे। 9वीं क्लास में है ये सब। रॉबर्सपियरे, जैसे जर्मेनिया आ गई ना, ऐसे ही आ जाएगा। पियरे, रॉबर्सपियरे। जैकोबिन क्लब गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, बहुत गरीब आदमी ने बनाया था जैकोबिन क्लब, रॉबर्सपियरे। चलो आगे इसमें टिक करना, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। उसके सैनिक अनुशासित और उसके प्रति वफादार थे। खास बात जानते हो, आज तक इंडिया में जितनी लड़ाइयां हुई सब में गद्दार मिले। चाहे आप प्लासी से उठा के पढ़ लो, और चाहे झांसी की लड़ाई देख लो, 57 की क्रांति, कितनी लड़ाई देख लो, हर एक में आपको क्या मिलेंगे? भारत में गद्दार। सिर्फ ये बाप बेटे वाली लड़ाइयां हैं 4, जिनमें एक भी सैनिक ने गद्दारी नहीं की। और अंग्रेजों को कानों कान पता ही नहीं चला कि 1782 में अंदर ही अंदर इनका लीडर बदल गया। ये कान में खबर नहीं गई कि नया आदमी इनका लीडर बन गया। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। अगर गद्दारी ना की जाए और अगर 2 नंबरी काम ना किए जाएं तो आपके देश, आपका राज्य बच सकता था। मराठों में आपको गद्दार मिलेंगे, हर जगह आपको गद्दार मिलेंगे, लेकिन किन युद्धों में आपको गद्दार नहीं मिलेंगे? आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसका मतलब यहाँ लोग बहुत डेडिकेटेड थे। और क्यों थे? मैंने क्या बताया, जब 1799 में यहाँ कब्जा किया ना अंग्रेजों ने, तो इन्होंने देखा यहाँ सबसे समृद्ध कौन रहते थे? किसान। यानी ये लोग सबसे लोअर कैटेगरी के आदमी की भी ध्यान रखते थे कि किसान सुखी होना चाहिए। जब पूरे देश में किसान की दुर्गत थी ना, तब मैसूर का किसान अमीर किसान था। गद्दारी क्यों करेंगे लोग? हर एक का ध्यान रखा। बेस्ट राजा थे अपने टाइम के ये लोग। ये टिक कर लो इसमें। कहाँ पहुंचे हम? हाँ, सैनिक अनुशासित और उसके प्रति वफादार थे। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के ये पढ़ लो अगला भी बस। उसने जागीर देने की प्रथा को खत्म करके राजकीय आय बढ़ाने, पोलीगारों की पैतृक संपत्ति को कम करने, राज्य और किसानों के बीच के मध्यस्थों को समाप्त करने की, मध्यस्थ कौन? जो पैसा खा जाते थे, जमींदार, इनको खत्म कर दिया। अगला पॉइंट टिक करना, टीपू ने पैदावार का 1/3 तक भू राजस्व के रूप में लिया। लेकिन क्या किसान दुखी हुए इतना टैक्स देके? नहीं, क्योंकि किसान अमीर थे। अब सोचो आपके ऊपर में उत्तर भारत में कोई 100 बोरी किसान पैदा कर रहा है, वहां किसान 1000 बोरी पैदा कर रहा है। अब इससे कहेंगे 33% दे, कितनी चली गई इसकी? 33। इसकी 33% लेके भी तो बहुत सारी बच जाएंगी। वो किसान अमीर है, वो मानता नहीं कि 33% में दुखी हूं, वो खुश है क्योंकि उसको इतना पैदावार में किसान की मदद कर रहा है सरकार या उस टाइम का राजा कि वो खुश है, इसलिए वो कभी गद्दारी नहीं करेगा। ये आगे टिक कर लो, 1/3 तक भू राजस्व के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीनों से लैस थी। 1796 के बाद उसने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने का प्रयास किया। नौसेना खड़ी करने का प्रयास किससे मदद के लिए कर रहा होगा ये? फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस से नौसेना ही तो हेल्प करेगी। आगे टिक कर लो, उसने 2 नौका घाट बनवाए थे। जहाजों के नमूने स्वयं ने तैयार कराए। जहाज के नमूने बनाने के लिए बहुत तेज दिमाग होना चाहिए। इसका लाइब्रेरी पढ़ के आए ना अभी हम लोग, इसका मतलब ये इंटेलिजेंट था। अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो, टीपू अपने व्यक्तिगत जीवन में एकदम सादा, व्यसन मुक्त, विलासिता से दूर एक दुस्साहसी योद्धा, अत्यंत प्रतिभाशाली सेना नायक, लेकिन अस्थिर स्वभाव का था। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, हिंदू विरोधी नीति। कंफर्म नहीं है लेकिन कुछ लोग मानते हैं ऐसा।
हिंदू विरोधी नीति। इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है आज तक कि ऐसा था। कुछ लोग तो कहते हैं मंदिरों को दान भी देता था, तो ये अजीब बात है, दोनों तरह से सुनने में आती है। नेक्स्ट पढ़ना, वो कहता था एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। अगला पॉइंट फिर पढ़ लो। अंग्रेजी सत्ता के समक्ष वो दृढ़ निश्चयी शत्रु के रूप में खड़ा हुआ। अंग्रेज उसको भारत में अपने सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। अगला पॉइंट काम का है, अंडरलाइन कर लो। मैसूर, हैदर अली और टीपू के राज्यकाल में आर्थिक रूप से खूब फला फूला। 1799 में ब्रिटिश लोगों ने जब मैसूर पर कब्जा किया तो उनको आश्चर्य हुआ कि मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसान की तुलना में कहीं बहुत अधिक संपन्न और खुशहाल था। जबकि ज्यादा अमीर किसान कहाँ का होना चाहिए था? बंगाल का। लेकिन कहाँ का था? मैसूर। कारण ये इंटेलिजेंट थे, इनकी नीतियां अच्छी थी। अगले पेज पे आ जाओ। पहला पॉइंट देखो, जॉन शोर क्या कहते हैं? टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था, उनको श्रम करने के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। किसने अपने किसानों का ध्यान रखा? टिप्पू सुल्तान। किसने किसान बर्बाद कर दिए? इस बीआईसी ने। कहाँ के किसान बहुत अमीर थे? बंगाल। इन्होंने वहां भी ऐसी नीतियां बनाई कि वहां अकाल पड़ा, भुखमरी आई। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। वास्तव में भारतीय शासकों में वही एकमात्र शासक था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति का आधार मानता था। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत के लिए उसने विदेशों से कारीगर बुलाए और कई उद्योगों को राज्य की ओर से सहायता दी। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक कर लो। टीपू अपने धार्मिक दृष्टिकोण में काफी रूढ़िवादी था, फिर पढ़ लें, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु और उदार था। हम नहीं कहते कि खराब था। 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा तो उसने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे दिए और नियमित रूप से इस मंदिर के कुछ अन्य मंदिरों को भेंट करता था। इससे क्या पता चला कि ये बात झूठी हो सकती है। कौन से वाली की? ये हिंदुओं का। यहाँ लिख लो, दक्कन, ये दक्षिण का औरंगजेब भी कहलाता है। कुछ लोगों ने कहा, सबने नहीं। दक्षिण का औरंगजेब। तो किसको उपनाम दिया गया? ये टीपू सुल्तान, उसकी धर्मांतरण नीतियों के कारण। लेकिन जिसका साक्ष्य नहीं मिला उसके बारे में हम क्या कहें। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।